यस, हेलो परी, हेलो स्नेहा, हेलो ओजस, हेलो निशा। अभी जिन लोगों के मुझे वीडियोस दिख रहे हैं उनको मैं हाय कह रही हूँ। इट्स माय रिक्वेस्ट टू काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप? एंड हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन? फैंटास्टिक, यू आर एंजॉयिंग इट? वाह, बढ़िया। अच्छे बच्चे हो आप, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, स्नेहा बोल रही है कि एग्जाम्स आर डन। फाइन, फैंटास्टिक। लेकिन एग्जाम्स तो हमारी चलती रहेगी, स्कूल्स की एग्जाम चलती रहेगी, है ना? तो हमें वो प्रिपरेशन मोड में हमेशा ही रहना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके आपके लिए मैथ्स का एक अलग सा सेशन। ओके, नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, पर हम कुछ टिप्स एंड कुछ ऐसे कुछ नुस्खों के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके लिए मैथ्स जो है एक एंजॉयमेंट हो जाएगा। यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मैथ सब्जेक्ट? वाओ, फैंटास्टिक, ये तो बढ़िया बच्चे हैं कि जिनको मैथ्स पसंद आता है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एंड हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक मैथ्स? ओके, रूमा बोल रही है लिटिल, लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। वाह, फैंटास्टिक। क्या ऐसा रीजन होता है हमारे पास कि हमें मैथ्स अच्छा नहीं लगता? आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, क्या होता है, मैथ्स हमें क्यों नहीं अच्छा लगता, या फिर अच्छा भी लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? चलो, दोनों साइड्स पे हम ओपन रखते हैं डिस्कशन को। द टफ अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, ओके, अभी रूमा बोल रही है कि अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स टफ होते हैं। यस, और व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? ओके, प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस कम पड़ती है। ओके, कभी कभी कंसेप्ट समझ में नहीं आती बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आते आपको। यस, दैट इज द रीजन। यस, लेकिन फ्रेंड्स, हमें पता है कि 10th स्टैंडर्ड तक तो हमें मैथ्स करना ही है। देर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। परी कह रही है कि आई लव मैथ्स बिकॉज वी डोंट हैव टू बाय हार्ट एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वाओ, फैंटास्टिक। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमें याद रखना पड़ता है, सीक्वेंस याद रखना पड़ता है, इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो हर एक का अपना अपना अलग इंटेलिजेंस होता है। तो किसी को लगता है उल्टा, ये एक दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर सम पीपल टू गेट टू स्कोर 100 मार्क्स इन मैथ्स, राइट? इट्स इंटरेस्टिंग, स्नेहा बोल रही है इट्स इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ऐसे पाया गया है कि काफी बच्चों के मन में या तो एक फियर है, या तो फिर उनकी स्टडी की मेथड्स कुछ गलत हो रही है ना? एंड दैट इज द रीजन वाई हमें मैथ्स का स्कोरिंग नहीं होती है, या तो फिर ऐसे पाया गया है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, या तो फिर मैथ्स का नाम निकालते ही बोलते हैं लोग कि बाप रे, मैथ्स का एग्जाम है, बाप रे, मुझे तो बड़ा टेंशन आता है, राइट? ओके, अभी अवन्या बोल रही है कि इट्स इजी बट वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट फ्रेंड्स। हमने कुछ टिप्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कल श्वेता मैम से भी हमने सुने, एंड यू मस्ट हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। आज थोड़ा सा हम थोरोली देखते हैं। आज एक्चुअली यहाँ पे मुझे जो सारे बच्चे दिख रहे हैं वो मिक्स दिख रहे हैं। देर आर सम स्मॉल चिल्ड्रन, देर आर सम मिडिल क्लास के हैं, कुछ हायर भी हो सकते हैं 10th या फिर 11th के लिए। तो ऐसे हम कुछ टिप्स देखेंगे, ताकि वो दैट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। यस, सो आर यू रेडी फॉर दैट? तो फ्रेंड्स, मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। साइंस होता है, या तो फिर इंग्लिश, या फिर कोई लैंग्वेज होती है ना, उसमें आप कितना भी अच्छा लिखो, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 मार्क्स तो कट कट हो ही जाते हैं। लेकिन मैथ्स में यदि आप प्रॉपर मेथड फॉलो करते हो, फॉर्मूला लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप जाते हो, तो आपको 100 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो अभी क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मैथ्स इन आवर करिकुलम? अभी वो सब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, या तो फिर करिकुलम में है, या फिर हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ है क्या? हर एक सब्जेक्ट का अपना एक ब्यूटी है, वैसे मैथ्स का भी अपना एक ब्यूटी है, क्योंकि मैथ्स है जो हमें हेल्प करता है हमारी एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने में।
वो जो हमारा इंटेलिजेंस होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग का, वो बढ़ाने में हमें मैथ्स हेल्प करता है. एंड डू यू थिंक दैट दीज इंटेलिजेंसेस आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. कभी कभी हमें डिसीजंस लेनी पड़ती है, कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. अब ये कैलकुलेशंस क्या हमेशा मैथमेटिक्स के रिलेटेड होंगे क्या? तो कभी कभी लाइफ के भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं. तो उसके लिए हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होना बहुत जरूरी जरूरी होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई दिस सब्जेक्ट इज. जब हम इस नजरिए से देखेंगे ना मैथ्स को, तो मैथ्स हमें बड़ा पसंद आने लगेगा. यार मेरा ये लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने वाला है, मेरा एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ने वाला है. तो फिर क्या करेंगे इस मैथ्स को स्कोर करने के लिए, क्या करेंगे इस मैथ्स को फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए? तो पहली तो चीज ये है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ्स को ना ऐसे पढ़ लेते हैं, बुक खोला एंड ऐसे पढ़ लेते हैं. हाँ ये तो इजी है, ये मुझे आता है, ये कुछ नहीं, ये तो मुझे आ जाएगा एग्जाम में. और होता क्या है, एग्जाम में जाने के बाद हमें पता चलता है ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यू नो, इसको कहीं देखा हुआ है. अरे पर देखने से क्या होता है, वी नीड टू सॉल्व इट, वी नीड टू गेट द आंसर फॉर दैट. फॉर दैट हम क्या करेंगे फिर? तो फिर हमें क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी. एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. अभी इसके भी पहले होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपके जो भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसके जो भी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो आपको बहुत सही ढंग से समझ में आने बहुत जरूरी होते हैं. तो देखो कि वो क्या है एग्जैक्टली कंसेप्ट, समझने की कोशिश करो. यदि नहीं समझ में आते तो उसको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, टीचर्स को डाउट्स पूछो. एंड और एक चीज हम आगे कर सकते हैं, आपको एक डिसिप्लिन लगानी है. ट्राई टू सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स एवरी डे, मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स. कम से कम आपको 10 प्रॉब्लम हर रोज सॉल्व करनी ही है. अभी वो प्रॉब्लम सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको वो आंसर्स भी उसके चेक करने हैं. आप देखिए, यदि आपके पास टीचर्स अवेलेबल है, यदि आपके पास आपके बड़े भैया है, दीदी है, या तो फिर आपके पेरेंट्स आपको मदद कर सकते हैं, एंड टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो उनको आप पूछिए कि क्या गलत हुआ, फिर उस पर आप करेक्शन करिए. यदि आपको पॉसिबल है तो आप एक सॉल्यूशन बुक भी आपके पास रख सकते हो, ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन चेक द प्रॉब्लम्स. एंड फिर तुरंत वो गलती आपको समझ में आ जाती है कि अरे यहाँ पे मैं अटक गई थी या फिर अटक गया था, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चैलेंज आया था. एंड देन यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम अगेन. यस. अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम हमेशा फोकस करते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे. होमवर्क देते हैं हमें टीचर्स, या तो फिर ट्यूशंस में होते हैं, या तो फिर कुछ अलग, हमें क्या लगता है कि, लेकिन हमारे बुक में हर एक टॉपिक के बाद या हर एक कंसेप्ट के बाद कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द सॉल्व प्रॉब्लम्स. मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं कि मैम ये तो सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ये नहीं आएंगे एग्जाम्स को. लेकिन फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व करो, काफी टाइम ऐसे देखा गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स जैसे कि जैसे आते हैं एग्जाम्स में. अभी एग्जाम देना ये सिर्फ यही एक पर्पज नहीं होता है, हमें हमारी कंसेप्ट क्लियर होना भी एक पर्पज है, राइट? तो आप जब सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसके बाद जब उसका एक्सरसाइज सॉल्व करने लगते हो, तो ऐसे देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स उसी टाइप के होते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं, राइट? अभी ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आपको. देखो, कोई टॉपिक आपका शुरू होता है तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन होता है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है. उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. तो पहले वो कंसेप्ट समझ के लो जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, बाद में वो सॉल्व प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, एंड देन ट्राई टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स बाय योर ओन. खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो कि उसको सॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करो. उसके उसके लिए क्या फॉर्मूलाज है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं, वो देखिए. एंड ट्राई टू थिंक अपॉन इट. जब आप सोचने लगोगे
तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स आपको हेल्प करेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम वहीं पे हार मान लेते हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का कंटाला करते हैं और बोलते हैं यार ये तो बहुत टफ है, मुझे नहीं आ रहा। लेकिन जितना है उतना सॉल्व करो। पहली बात, मैथ्स के लिए ओरली बिल्कुल नहीं जाना है। यू शुड हैव रफ पेजेस विथ यू। यदि नहीं है तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। मेक सेपरेट नोटबुक फॉर प्रैक्टिस। मतलब हाथ में पेन या पेंसिल आपकी होनी ही चाहिए, आपके पास रफ पेजेस या तो फिर नोटबुक होना ही चाहिए मैथ्स के लिए। कितना भी इजी प्रॉब्लम हो, कितना भी इजी प्रॉब्लम हो, एक टाइम ऐसे आता है ना कि आप वो ऑटोमेटेड हो जाता है आपका हर चीज करना। सो दिस इज वेरी फंटास्टिक थिंग। और एक चीज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो होता है फॉर्मूलाज। क्योंकि आपको पता है विदाउट फॉर्मूला वी कैन नॉट गो अहेड, क्योंकि हम वहीं पे अटक जाएंगे। क्योंकि यदि फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है, लेसन वाइज फॉर्मूलाज लिख के रखने हैं और आपके टेबल के सामने आपको वो लगा के रखने हैं। अभी वो सिर्फ लगा के हर शाम को आरती करनी है क्या, उद्बत्ती ये करनी है क्या, चलो जय देव जय फॉर्मूला नहीं। हमें आते जाते उस फॉर्मूलाज का क्या करना है, रिविजन करना है। यदि पॉसिबल है तो आप वो लिखे भी देखो। आई एम शेयरिंग, ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। ये खुद के एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ। इवन मेरे टीचर्स ने मुझे ये भी टिप दिया था कि जब आपको आंसर शीट मिलता है, कोई जो ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो आप पेपर के इस साइड पे जो हमारा जो फर्स्ट रहता है वहां पे आपको नाम वगैरह लिखना होता है, उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो ब्लैंक रहता है। सो यू कैन राइट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देयर। मतलब आपको जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आता तब तक आप वो जो फॉर्मूलाज है वो लिख के रख सकते हैं। ताकि फिर कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ कुछ बच्चों को ना, जब क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आ जाता है ना, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो उनको नहीं आते। फिर बाप रे, ये तो क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अब मेरा क्या होगा? तो एक वो डर उनके मन में आ जाता है। तो कभी कभी हम ये भी एक ट्रिक कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें लगते हैं कि शायद से मैं भूल सकता हूँ, वो हम पहले ही लिख के ले सकते हैं, ताकि हमें वो रेडीमेड वी कैन यूज इट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और वो कंफ्यूजन हमें नहीं रहेगा। यस, आर यू एंजॉइंग द टिप्स? फाइन, थैंक यू। अभी क्या करना है आपको, अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड के हो, फिफ्थ के हो, सिक्स के हो, यू शुड नो द जो क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, आपके जो साल भर जो टेस्ट पेपर्स होते रहते हैं, लेसन वाइज आपके कुछ टेस्ट लेते हैं टीचर्स, आप उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए कि लेसन वाइज मुझे वो टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे, फिर कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे, एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। उसका पैटर्न फॉलो करो। इवन आपको क्या वेटेज दिया गया है हर एक लेसन को, वो भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो स्टडी रहेगा उसमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम रैंडमली पढ़ते जाते हैं और हमें ये पता होता नहीं है कि कौन से लेसन को कितना वेटेज है। कभी कभी कम वेटेज वाले लेसन को भी हम ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो इफ यू नो द वेटेज ऑफ द लेसन, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अलॉट द टाइम। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये भी आपके प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो while writing paper, time management plays very very important role. Yes, काफी टाइम ऐसे हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन एन मौके पे उनको टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? एक रीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, आपने सिर्फ वो पढ़ा होता है, वो जाना पहचाना लगता है, पर एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको याद नहीं आता। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो तुरंत क्लिक हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको पार्क कर दो उस टाइम। आप प्रॉपर नंबर्स आपको क्वेश्चन के नंबर्स जो है आपको बहुत प्रॉपरली पुट करने हैं एग्जाम में। अदरवाइज यदि आप नंबर्स प्रॉपरली पुट नहीं करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है, सी एक सब क्वेश्चन है और आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह आप छोड़ सकते हो। एक पेज
आधा पेज, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है वो, यू कैन लीव दैट स्पेस एंड यू कैन मूव हेड। क्योंकि आप यदि उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करोगे, उस पे ही ज्यादा टाइम उस पे दोगे, तो आपका टाइम वहां पे जा सकता है। तो ऐसे कभी होता है तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कृपया पार्क कर दे एंड गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। उस पे अटके नहीं रहना है। जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, जब आप ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो और यदि आपका ध्यान किसी ऐसे प्रॉब्लम पे जाता है कि जो आपको नहीं आता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम पेपर सॉल्व करने के उस फ्लो में आ जाते हैं तो वो सॉल्यूशन हमें क्लिक हो जाता है। कभी कभी जब पेपर खत्म होने को आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं, तो हम माइंड से रिलैक्स हो जाते हैं, तो खुद से ही उसका सॉल्यूशन हमें याद आता है एंड फिर शांत दिमाग से वी कैन चेक इट एंड वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। यस, अभी क्या होता है कि आपके पास अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री रहता है। अभी अलजेब्रा में तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूलाज का यूज होता है, तो राइट, फॉर्मूलाज यूज होता है, कुछ अलग उसका एक फ्लो रहता है अलजेब्रा में। जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, जो प्रॉब्लम का पैटर्न रहता है, उसमें एक फ्लो रहता है। एक बार शुरुआत कर दी तो हम बराबर आगे 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 बढ़ जाते हैं उसमें। लेकिन ज्योमेट्री में ऐसे नहीं होता है। एंड इवन सम वर्ड प्रॉब्लम्स जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी बच्चों को चैलेंज होता है। अभी वर्ड प्रॉब्लम जब आप पढ़ते हो तो वो एक बार पढ़ के आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है। सो रीड द प्रॉब्लम ट्वाइस एंड थ्राइस। उसको आप ब्रेक करो, उस प्रॉब्लम को आप अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करो, ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट क्या है, इवन आप क्या गिवन है एंड क्या फाइंड आउट करना है, ये भी आप लिख सकते हैं। यस, गिवन एंड फाइंड आउट, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लिक, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। फिर आप फॉर्मूला क्या यूज करना है वो आप लिख सकते हो। एंड ये भी आपको पता होगा कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो कभी कभी कुछ प्रोसीजर नहीं याद आती है हमें, तो आप फॉर्मूला तो एटलीस्ट लिख के आओ, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है एंड हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो वो हम कर सकते हैं। इवन आप जब आंसर लिखते हो, तो आंसर जब आता है आपका, तो आप उसको बॉक्स कर सकते हो। हमारे टीचर्स ने हमें इन द स्कूल ही टीचर्स हमें बताती थी, ओके चलो ये आंसर आया, अभी उसको बॉक्स करो, उसको कुछ यूनिट है तो यूनिट लिखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैथ्स में हम यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, या तो फिर पेरीमीटर का यूनिट होता है कभी मीटर। हम सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं और यूनिट लिखना ही भूल जाते हैं। यस, इवन आई ड्रॉ द बॉक्स, ऐसे स्नेहा ने बोला, या फंटास्टिक, इट्स फंटास्टिक प्रैक्टिसेस। और ये हमें डेली बेसिस पे करना है, ऐसे नहीं कि एग्जाम के टाइम पे वो अचानक से आपके हाथ से निकल आएगा। ये डेली बेसिस पे आपको करना है। इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस एट होम यू यूज सेम टेक्निक्स, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे विदाउट सोचे वो बराबर आ जाता है। इवन दो जहाँ पे जरूरी है वहां पे डायग्राम्स ड्रॉ करो। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करने के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे के पास इंस्ट्रूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। कभी स्केल नहीं रहती, कभी पेंसिल नहीं रहती, कभी कंपास, क्या क्या नहीं रहता है, फिर क्या क्या रहता है ना। तो प्लीज काइंडली मेक द नोट कि हमारे जो सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, वो हमारे पास प्रॉपरली शार्प किए होने चाहिए। और वो आप जो लाइंस ड्रॉ करते हो उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है और कहाँ पे वर्टेक्स है और कहाँ पे क्या लाइन है, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं समझ में आता। सो ये नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, पेपर आपको कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बॉक्स निकालने हैं, न्यू क्वेश्चन आपको न्यू पेज पे लिखना है। अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर जैसे 10 के 10 का होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। सो आप एक क्वेश्चन 1 मार्क का एक पेज पे तो नहीं लिख सकते, तो आप वो एक के नीचे एक लिख सकते हो, लेकिन लिव वन लाइन। और आपका हैंडराइटिंग, अभी सबका हैंडराइटिंग अच्छा है तो बहुत बड़ी बात, अच्छा बढ़िया बात है, पर यदि नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बीच में रखो एंड प्रॉपरली लिखो, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो और जो चेक करने वाले होते हैं वो आसानी से चेक कर पाए। यस,
जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस खत्म होने के बाद लीव द पेज एंड स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज. So it's easy to check and it easy to give marks and calculations भी right होंगे and उसमें mistakes होने की chances नहीं है, क्योंकि हमने तो इतना कष्ट लेके एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, तो हमें मार्क्स मिलना तो हमारा सबसे बड़ा हक है. तो वो हक जो है वो हम खुद से क्यों गवाए. सो राइट पेपर इन प्रॉपर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, क्लीन नीट डायग्राम्स. आप जब ग्राफ्स निकालते हो तो ग्राफ्स को प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको स्केल लिखना मत भूलिएगा. उस पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया है आपने, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वो लिखना बहुत जरूरी होता है. एंड फ्रेंड्स, डू यू नो दैट मैथ्स इज इंटेलिजेंस का तो टेस्ट है ही है, पर इसमें स्पीड और एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है. डू यू नो दैट कितने बच्चे होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उसमें स्पीड या फिर एक्यूरेसी की कमी हो जाती है. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो. सिली मिस्टेक्स, कभी कभी बच्चे पढ़ने के टाइम पे 5 होता है वहां पे वो 8 देख लेते हैं, 20 की वजह वो 80 देख लेते हैं. अरे वो मैंने तो नंबर ही कुछ गलत देखा. और मैथ्स में गलती को माफी नहीं है. शुरुआत में गलती हो गई, आपका प्रोसीजर सही है, फिर भी आंसर रॉन्ग आएगा एंड आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो कृपया ये जो सिली मिस्टेक्स होती है वो आप अवॉइड करिए. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको पेपर को, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है. किसी ने मुझे पूछा कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए रीड द क्वेश्चन पेपर, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ट्वाइस थ्राइस देख लो आप अच्छे से, वो आदत लगा लो आप. ओके, तो फिर आपके लिए वो चैलेंज नहीं रहेगा. ओके, अभी आपको और क्या कर सकते हो आप. मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ थेरम्स रहते हैं. देर आर सम थेरम्स, देर आर सम प्रूफ्स एंड देर आर सम क्या बोलते हैं उसको हम, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये जो थेरम्स रहते हैं, ये जो प्रूफ्स रहते हैं, वो स्टैंडर्ड वैसे की वैसे ही आते हैं एग्जाम में. तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी है. आपको उसके लिए आप सेपरेट सेपरेट नोटबुक बना सकते हो. मेक द सेपरेट नोटबुक, प्रैक्टिस इट, उसका कंसेप्ट देखो आपको कैसे आप वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो एंड देन गो फॉर इट. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योमेट्री में हमें ब्रैकेट में कुछ रीजंस भी लिखने होते हैं, कौन सी टेस्ट है, राइट, वो भी हमें लिखना होता है. या तो फिर हमें प्रोसीजर्स लिखनी होती है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, कुछ एक्स्ट्रा हम उसमें कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं. अभी ये बड़े बच्चों को समझ में आता होगा, 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चों को. तो वी नीड टू राइट दोज इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, नॉट टू मिस इट. अदरवाइज आप फ्लो में लिखोगे लेकिन वो आपके मार्क्स उसमें कट हो जाएंगे एंड फिर आपको भी वो फ्लो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे. ओके, ओके, अभी जहाँ पे आपको डायग्राम, आपको टेबल्स, जैसे मैंने आपको बोला ग्राफ्स निकालने हैं, काइंडली डू इट. ओके, आप क्या कर सकते हो यदि आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, आपको ये सारी चीजें करनी है कि आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शंस करके देखना है. तो इसके लिए सबसे बड़ा जो बड़ी चीज जो है वो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. इवन दो यू आर इन 9th एंड इवन दो यू आर इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, फ्रेंड्स कृपया प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर्स. जितने आप क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फाइनेबल होगा. ओके, ओवर राइटिंग करते हैं, कभी कभी बच्चों का कुछ गलत हो जाता है, उस पे ही वो उसके ही ऊपर वो ओवर राइटिंग करते हैं, तो वैसे मत करना. वहां पे पूरा ये करके आप काट लगा के आप आगे निकल सकते हो. डोंट ओवर राइट, अदरवाइज वो समझ में नहीं आता. नंबर्स नहीं समझ में आया तो कैसे करने का. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन टाइम. क्वेश्चन पेपर इन टाइम सॉल्व करने के लिए आप पहले टाइम लगा लो. यदि आपको टाइम नहीं वहां पे मैनेज हो रहा है तो देखो नेक्स्ट टाइम कि पहले टाइम जब आपको टाइम नहीं मैनेज हुआ था तब वहां पे क्या चैलेंजेस आई थी. एनालाइज करो, एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको लगा था कि मुझे बहुत इजी, मतलब मुझे याद आ जाएंगे, इजी लगे थे लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो मुझे नहीं याद आए. कौन से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस मुझे लगे थे लेकिन वो डिफिकल्ट लगे एग्जाम के टाइम पे, मतलब आपका प्रैक्टिस वहां पे कम कम पड़ा. या तो फिर आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अच्छे से नहीं देखा, या तो फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपने उस पर ज्यादा टाइम लगा दिया. एंड मोस्ट ऑफ द रीजन ये क्या होता है,
मेन रीजन क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का, आपका प्रैक्टिस कम होता है, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए टाइम जाता है, एंड यू टेक लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अपॉन इट कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इवन जो रफ कैलकुलेशंस होते हैं, आपके टीचर्स ने आपको तरीके की गाइडलाइंस दी है रफ कैलकुलेशंस के लिए, तो यूज दैट दोज गाइडलाइंस। अदरवाइज जब आप पेपर चेक करते हो ना, आपको ही मिलता नहीं कि आपने कहाँ पे वो उसका रफ कैलकुलेशन किया था और आपको कैसे वो रीचेक करना है, क्योंकि आप वो ढूंढते नहीं बैठ सकते ना कि चलो कहाँ पे गया वो, मैंने कहाँ पे किया था। सो मेक सेपरेट कॉलम, साइड पे भी आप कॉलम कर सकते हो, मेक रफ कैलकुलेशन के लिए सेपरेट कॉलम एंड यूज इट सो दैट यू कैन रीचेक द पेपर। कभी कभी कुछ कुछ बच्चों का जल्दी पेपर हो जाता है, सो दे कैन चेक द आंसर्स। इवन आप रीचेकिंग के टाइम पे क्या कर सकते हो, चेकिंग के टाइम पे क्या आपको ये देखना है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, चेक दैट। कभी कभी जल्दी जल्दी में कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, या तो फिर यदि उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, जो क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन को आप चेक करें कि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे डाउट था, लेट मी चेक इट, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ओके, एंड फिर उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन है उसका भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि आपको वो आपने सही कैलकुलेशंस किए हैं कि नहीं। यस फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम और थोड़ा सा इन डेप्थ लेके आएंगे। यदि 10th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे हैं तो क्या करेंगे हम, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखेंगे, क्योंकि दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर देम। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हम बात कर सकते हैं, कर सकते हैं कि इस लेसन के लिए कितना वेटेज है, आपका पेपर का पैटर्न कैसे है। अभी ये जो टिप्स है, दिस टिप्स आर कॉमन फॉर ऑल, these tips are common for all, so I think so these tips are quite helpful to you. Yes, and यदि फिर भी आपको कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है, तो पक्का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम with new tips and new fantastic ideas to get more marks in all the subjects. Okay, fine, thank you very much, थैंक यू, बाय, मिलते हैं। So shall I close the meeting? Thank you.